हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 9th की साइंस और उसमें हम बात कर रहे थे इज मैटर अराउंड अस। प्योर चैप्टर हम पढ़ रहे थे। हमारा समर कैंप चल रहा था, तो वैसे तो ये चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर काफी सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में ऐसे हैं जो हमारे जो सिलेबस में चैप्टर है वहां पर काम आएंगे। इसीलिए इन हॉलीडेज में हम इस चैप्टर को भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में काफी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं अभी तक। तो क्या क्या पढ़ लिया है एक बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमने बात की मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है। मैटर हम किसे कहते हैं? एनीथिंग that occupies space and have mass, यानी कि जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका मास होता है उसे मैटर कहा जाता है। आप अपने आसपास अपना सर घुमा करके देख सकते हैं, जो भी चीजें आपको दिख रही हैं वो सभी मैटर है। जो नहीं दिख रही हैं जैसे कि एयर, वो आपको दिख नहीं रही, लेकिन वो भी क्या है? एक मैटर ही है। ठीक है, तो मैटर किसे कहेंगे? जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है यानी कि जगह घेरता है, और जिसका कुछ ना कुछ मास यानी कि द्रव्यमान होता है, उसी को हम मैटर कहेंगे। अगर हम मैटर के एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास काफी सारे एग्जाम्पल है। एयर है, वाटर है, ठीक है, आइस है, पेन है, पेपर है, सब कुछ जो भी हमें पता है वो सभी मैटर ही है। अगर हम मैटर की स्टेट के बारे में बात करें तो मैटर एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट में। ठीक है, 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। वैसे देखा जाए तो मैटर एग्जिस्ट करता है 5 स्टेट में, लेकिन हम मेनली 3 ही स्टेट पढ़ते हैं। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ तो रहे नहीं है, तो हम पांचों की पांचों स्टेट देख लेते हैं। पहला है सॉलिड स्टेट, दूसरा है लिक्विड स्टेट, तीसरा है गैसियस स्टेट, चौथा है प्लाज्मा, और पांचवा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये हो गया था। फिर हमने बात की थी कि जो मैटर है ये टाइनी पार्टिकल से मिल करके बनता है। किससे मिल करके बनता है? बनता है टाइनी पार्टिकल से मिल करके। और ये जो टाइनी पार्टिकल है इन्हें हम कहते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम्स लिखे थे यहाँ पर। इन टाइनी पार्टिकल को क्या कहा जाता है? एटम कहा जाता है। बाकी फिर इनके इन पार्टिकल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये पार्टिकल मिलकर के इन मैटर को बनाते हैं। इन मैटर की भी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, सॉलिड की अलग, लिक्विड की अलग, गैसेस की अलग अलग। ठीक है, जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। फिर हमने बात की कि जो हमारे आसपास के जो मैटर है वो तो 2 तरीके से पाए जाते हैं। ठीक है, या तो वो होंगे, या तो हमारे आसपास जो मैटर है या तो वो होंगे प्योर सब्सटेंसेस, और या तो वो होंगे मिक्सचर्स। अगर वो प्योर सब्सटेंसेस होंगे तो वो होंगे एलिमेंट, और कंपाउंड। और अगर वो मिक्सचर होंगे तो वो होंगे होमोजेनस या हेट्रोजेनस। अगर वो एलिमेंट होंगे तो वो हो सकते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ठीक है, इतना हमने पढ़ा पहले। फिर मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उससे पहले हमने बात की कि प्योर सब्सटेंस जैसे कि एलिमेंट है हमारे पास, जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, हमारे एलिमेंट है। कंपाउंड की बात करें तो जो एलिमेंट से मिल करके बनते हैं उन्हीं को कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है,
ठीक है, इनका एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है, इसीलिए इनको प्योर सब्सटेंस में हम रख रहे हैं। वरना अगर फिक्स प्रोपोर्शन ना होता तो प्योर सब ये जो कंपाउंड है ये भी तो मिक्सचर ही होते, क्योंकि ये तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिल करके बन रहे हैं, है ना, इसलिए ये भी क्या होते, मिक्सचर होते। लेकिन यहाँ पर फिक्स प्रोपोर्शन होता है, इस वजह से ये क्या है, हमारे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। लेकिन जब हम होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में बात करते हैं, तो जो होमोजेनस मिक्सचर है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है, तो यहाँ पर जो रेशियो है या जो इनका प्रोपोर्शन है वो फिक्स्ड नहीं होता है। तो फिक्स प्रोपोर्शन ना होने की वजह से इन्हें रखा जाता है मिक्सचर की श्रेणी में, या हम कहें मिक्सचर की कैटेगरी में, ठीक है, कि ये मिक्सचर्स है। बाकी हमने एग्जाम्पल बहुत सारे डिस्कस किए थे कि होमोजेनस, हेट्रोजेनस। होमोजेनस का एग्जांपल देखें तो सॉल्ट वाटर का मिक्सचर, हेट्रोजेनस का एग्जांपल देखें तो सैंड और वाटर का मिक्सचर, ठीक है। चलो इतना क्लियर है, ये हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। फिर हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन के बारे में, कि जो होमोजेनस मिक्सचर है इन्हें क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन भी कहा जाता है। सॉल्यूशन बनते किस किस से हैं, सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर के। तो कोई भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन को बनाएंगे। अच्छा, सॉल्यूशन में क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पार्टिकल्स। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वो हमारे सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन में हमने काफी सारे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात की। अब वो कंसंट्रेशन टर्म्स जैसे कि हमने मास बाय मास परसेंटेज के बारे में बात की, मास बाय मास परसेंटेज। दूसरा हमने बात की मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा हमने बात की वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यहाँ पर अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या था, मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला देख लेते हैं, बाकी सबका ऐसे ही आप बना लेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था, बाकी सेम ऐसी फॉर्मूले थे आगे वॉल्यूम के लिए भी, ठीक है, क्लियर। जैसे यहाँ पे था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्लियर। तो ये बात की थी हमने सॉल्यूशन के बारे में। फिर हमने पढ़ा हमारे पास अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, एक है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। ये क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि अब इस सॉल्यूशन में हम और सॉल्यूट पार्टिकल ऐड नहीं कर सकते, वो होगा सैचुरेटेड। अगर किसी सॉल्यूशन में हम और सॉल्यूट पार्टिकल ऐड कर सकते हैं, यानी कि वो घुल रहे हैं, तो वो होगा हमारा अनसैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड यानी कि अगर वो अपने सैचुरेशन पॉइंट पर कोई सॉल्यूशन पहुंच गया है, फिर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा करके क्या कर लेते हैं, उसमें और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर जब वो बाद में जब वो कूल डाउन होता है, अपने पहले वाले टेम्परेचर पे आता है, तो वो क्रिस्टलाइज होने लग जाता है और उस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हम बात कर रहे थे तीन चीजों की, वो थे हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलॉइड, ठीक है। तो इनमें हमने क्या देखा कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं होमोजीनस, सॉल्यूशन कैसे हैं, होमोजीनस, बाकी दोनों कैसे हैं, हेट्रोजीनस। सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो होते हैं काफी ज्यादा स्मॉल, जिस वजह से ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते और लाइट का पाथ यहाँ पर विजिबल नहीं होता। जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल साइज में बड़े होते हैं, ये लाइट को स्कैटर भी करते हैं और लाइट का पाथ भी यहाँ पर विजिबल होता है। लेकिन कोलॉइड के पार्टिकल स्मॉल होते हैं, देखना इनको मुश्किल है, लेकिन इतने बड़े ये होते हैं, इतने बिग इनफ हैं कि हम यहाँ पर जब कोई लाइट पास करवाते हैं तो लाइट स्कैटर भी ये करता है और लाइट का पाथ भी यहाँ पर विजिबल होता है। तो दोनों में, सस्पेंशन और कोलॉइड दोनों में ही लाइट का पाथ विजिबल होता है, ठीक है, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी ट्रू सॉल्यूशन हमारे स्टेबल होते हैं, यानी कि अगर ट्रू सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए तो उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे। जबकि सस्पेंशन जो है वो अनस्टेबल होता है, अगर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए तो उसके पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। और अगर हम कोलॉइड की बात करते हैं तो कोलॉइड के पार्टिकल्स भी छोटे होते हैं,
जिस वजह से जब हम इन्हें कुछ समय के लिए छोड़ते हैं तो पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, यानी कि ये भी कैसे हैं, स्टेबल है। तो ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइड है स्टेबल, जबकि सस्पेंशन है अनस्टेबल। ठीक है, फिर ट्रू सॉल्यूशन को और कोलॉइड को हम फिल्ट्रेशन टेक्निक से सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि सस्पेंशन को हम फिल्ट्रेशन टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे इनके बारे में। फिर कोलॉइड में भी हमने अलग अलग देखे, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम, क्या क्या बनाते हैं ये, फोम बनाते हैं, सॉलिड सोल बनाते हैं, जेल बनाते हैं, इमल्शन बनाते हैं। ठीक है, ऐसे काफी सारे हमने देख लिए थे कि क्या क्या ये बनाते हैं। ठीक, फिर हम बात कर रहे थे सेपरेटिंग टेक्निक्स के बारे में, जहां पर हमने सेंट्रीफ्यूगेशन और डिस्टिलेशन टेक्निक देख ली थी अपने लास्ट लेक्चर में। बाकी इससे आगे हमें कंटिन्यू करना है, तो एक बार आप देख लीजिए ऐसे बड़ा बड़ा कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। चलो, तो रिवीजन यहाँ तक हमने कर लिया कि क्या क्या हमने पढ़ लिया है। एक बार आप देख लीजिए जो जो हमने पढ़ लिया है उसको यहाँ पर, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, साथ में हमने अलॉय के बारे में भी बात की थी कि अलॉय क्या है, अलॉय भी होमोजेनस मिक्सचर होते हैं, जैसे ब्रास है, स्टील है, ये क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है और अलॉय है। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, मेटलॉइड्स क्या होते हैं। मिक्सचर, अलॉय, अलॉय को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्लासिफिकेशन किया था सॉल्यूशन का, कंसंट्रेशन देख लिया था, कंसंट्रेशन तीनों टर्म्स देख लिए थे, सॉल्युबिलिटी देख ली थी, क्वेश्चंस थे ये हमने सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, आप चाहें तो एक बार इन्हें देख करके दोबारा सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, सॉल्यूशन में क्या है, 60 ग्राम तो शुगर है और 480 ग्राम क्या है, पानी है। तो पानी का अमाउंट ज्यादा है तो पानी क्या होगा यहाँ पर, सॉल्वेंट, और शुगर क्या होगी, सॉल्यूट। कंसंट्रेशन यानी कि मास बाय मास परसेंटेज कैलकुलेट यहाँ पर करना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करेंगे। तो सॉल्यूट का मास तो गिवन है 60, लेकिन सॉल्यूशन का मास गिवन नहीं है। तो सॉल्यूशन का मास कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करके। ये रहा सॉल्यूट और ये है सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करके सॉल्यूशन का मास हम निकाल लेंगे, इनटू 100 करेंगे, हमारा इजीली यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को। 60 ग्राम शुगर यानी कि 60 ग्राम क्या है, हमारा सॉल्यूट है। फिर 480 ग्राम वाटर, 480 ग्राम क्या है, हमारा सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन का मास निकाल लेंगे तो सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। सॉल्वेंट सॉल्यूट 60 प्लस 480 कितना हुआ ये, 540। तो सॉल्यूशन का मास कितना आ गया, 540। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला है मास बाय मास परसेंटेज। क्या है फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर देंगे। तो देखो सॉल्यूट का मास कितना है 60, सॉल्यूशन का मास कितना है 540, इनटू 100 कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे जीरो से जीरो को, 6 9 जा 54 आ जाएगा। ठीक है, 6 9 जा 54 आ गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। चलो तो इसको आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलो तो इसको आप लोग डिवाइड कर लीजिए। चलो तो इजी था, आ गया होगा आंसर, बहुत इजीली कर लिया होगा। देखो ये तो हो गया यहाँ पे कैंसिल आउट, ये ऊपर कितना बच गया 100 अपॉन 9, सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना आ गया ये 11.11। ठीक है, इजी था, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, चलो ये तो हो गया होगा। बाकी ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी आपको ऐसे ही करना है। 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड है,
इसको डिजोल्व करा है 100 ग्राम वाटर में। तो वाटर क्या है यहाँ पर सॉल्वेंट, और 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड क्या हो गया हमारा सॉल्यूट। सॉल्यूट सॉल्वेंट है और कंसंट्रेशन निकालनी है, आसानी से निकाल लेंगे। फिर बात की हमने सस्पेंशन की। सस्पेंशन स्कैटर करती है बीम ऑफ लाइट को। फिर कोलाइडल सॉल्यूशन ये स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट को, लेकिन फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते और ये स्टेबल होते हैं सॉल्यूशन की तरह। तो कोलॉइडल और सॉल्यूशन दोनों में काफी सारी प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं। चलिए, तो ये हमने देख लिया था। चलिए, तो ये हमारे पास अलग अलग मेथड्स थे सेपरेशन के, जिनको हम डिस्कस कर रहे थे अपने लास्ट लेक्चर में। तो सबसे पहले हमने बात की थी टिंडल इफेक्ट की। एक बार आप देख लीजिए कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। चलिए, तो पहली टेक्निक हमने ये हम कहें पहला मेथड ऑफ सेपरेशन के बारे में हमने बात की थी, वो था सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में हमने देखा डेंसर पार्टिकल आर फोर्स टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। जब रैपिडली स्पन किया जाता है तो डेंसर पार्टिकल्स बॉटम में आ जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, लाइटर पार्टिकल टॉप में आ जाते हैं। अब ये कहाँ पर एप्लीकेशन इसका देखने को मिलता है, तो देखो डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज में, डेयरीज में, है ना, डेयरीज में या घर में जब हम बटर बनाते हैं क्रीम से। इसके अलावा वॉशिंग मशीन में भी ये देखने को मिलता है कि जब गीले कपड़ों को सुखाया जाता है, ठीक है, गीले कपड़ों से पानी को जब स्क्वीज आउट किया जाता है, तो वहां पर भी ये टेक्निक होती है सेंट्रीफ्यूज। इस तरीके से स्पिन वो करता है ना, वो वॉशिंग मशीन जो इस तरीके से स्पिन करती है, वो स्पिन करती है तो सारा पानी क्या होता है, स्क्वीज आउट हो जाता है। ठीक। फिर नेक्स्ट हमने बात की सेपरेटिंग फनल की। तो सेपरेटिंग फनल में जो दो इमिसिबल लिक्विड ऐसे लिक्विड जो आपस में मिले हुए नहीं है अच्छे से, जैसे कि ऑयल और वाटर है। तो ऑयल और वाटर क्या है, इमिसिबल है दोनों। जबकि अगर हम कहें एसीटोन और वाटर, तो एसीटोन और वाटर तो मिसिबल है। ठीक है, तो इमिसिबल लिक्विड को अलग करने के लिए, जैसे ऑयल और वाटर है, इनको सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट सब्लिमेशन। सब्लिमेशन टेक्निक होती क्या है, सॉलिड जब डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैसियस स्टेट में, उसे सब्लिमेशन किया कहा जाता है। तो इस टेक्निक से हम यहाँ पर सेपरेशन कर सकते हैं, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमने डिस्टिलेशन टेक्निक देखी थी। अब ये जो डिस्टिलेशन टेक्निक है, यहाँ पर दो मिसिबल लिक्विड लिए जाते हैं। अगर इमिसिबल होते तो सेपरेटिंग फनल से कर लेते। दो मिसिबल लिक्विड हम यहाँ पर लेते हैं। मिसिबल लिक्विड जैसे हमने कहा वाटर और एसीटोन का मिक्सचर। अब इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है अलग अलग। तो डिस्टिलेशन समझ लेते हैं, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है, हमने लिया एसीटोन और वाटर का मिक्सचर इस फ्लास्क में, डिस्टिलेशन फ्लास्क में, और यहाँ से हम इसको हीट कर रहे हैं बर्नर की मदद से, कंटिन्यू इसको हीट दे रहे हैं। अब जो एसीटोन है उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, एसीटोन का काफी कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, जब हम इसको हीट करते हैं तो एसीटोन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले उसके वेपर्स बनने लग जाते हैं। जैसे उसके वेपर्स बनते हैं तो उसके वेपर चले जाते हैं यहाँ पर कंडेंसर में। अब कंडेंसर में दो आउटलेट दो, एक वाटर आउटलेट लगी होती है, एक वाटर इनलेट लगी हुई होती है ना। एक जगह से जो है ठंडा पानी जाता है और दूसरी जगह से ठंडा पानी वापस बाहर आता है, थोड़ा गर्म होकर के ही आएगा। ठीक है, तो ये जो गरम गरम वेपर जब इस ठंडे कंडेंसर में जाती हैं तो कंडेंस हो जाती है। कंडेंस होना यानी कि कंडेंसेशन क्या प्रोसेस है, जब वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर एसीटोन के वेपर जब इस कंडेंसर में जाते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसको हम इस तरीके से अलग से इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये हो गया एसीटोन अलग, और यहाँ पर बचेगा केवल और केवल वाटर। ठीक है, तो ये हो गई डिस्टिलेशन टेक्निक। एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। ठीक है, अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिक्सेबल लिक्विड फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 K। यानी कि दो या दो से ज्यादा मिक्सेबल लिक्विड का जो सेपरेशन अगर हमें करना है, ठीक है, और उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस
25K से कम होना चाहिए, उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं और वहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। दो या दो से ज्यादा इमिसिबल लिक्विड, सॉरी, दो या दो से ज्यादा मिसिबल लिक्विड को सेपरेट अगर करना है, तो जैसे सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर। अब एयर है, एयर भी क्या है, मिसिबल मिक्सचर है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है अलग अलग गैसेस का, तो उन्हें कैसे सेपरेट किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से। द apparatus इज सिमिलर टू दैट फॉर सिंपल डिस्टिलेशन। अब जैसे सिंपल डिस्टिलेशन के लिए apparatus था, वैसे ही apparatus हमें किसके लिए लगाना है, यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए। लेकिन एक चीज लगानी है, यहाँ पर हमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाना है। एक ही चीज चेंज करनी है, क्या लगाना है, एक्सेप्ट दैट अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज fitted in between the distillation flask and the condenser। तो डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर के बीच में एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हमें लगाना है, ठीक है। अ सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज अ ट्यूब पैक्ड विद ग्लास बीड्स। ये कैसी ट्यूब है, इसमें क्या है, ग्लास बीड्स होते हैं। द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली, ठीक है। तो ये बीड्स क्या करता है, एक सरफेस प्रोवाइड करता है जिससे वेपर जो है आसानी से क्या हो जाती है, कूल हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे टेक्निक को, तो क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर लिया हमने, कौन सा, एयर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करेंगे। कैसे, ये हमने एयर ली, कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो इसको कंप्रेस करेंगे और कूल करेंगे, कैसे, प्रेशर को इंक्रीज करके और टेम्परेचर कम करके। जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर कम करेंगे, तभी वो कंप्रेस होगा। क्योंकि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल एक दूसरे के पास जाएंगे, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से मूव करेंगे, तो वहां पे हीट बढ़ेगी, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा। जिस वजह से हमें टेम्परेचर क्या करना है, डिक्रीज करना है, ठीक है। तो ये बन जाएगी हमारे पास लिक्विड एयर, ठीक है, कंप्रेस करके। अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। अब हमें क्या करना है, धीरे धीरे इसको वार्म अप करना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में। गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट, और गैसेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हाइट पर सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है। जैसे ये अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, ये जैसे ये अलग अलग गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, ये अलग अलग गैसेस जो है वो सेपरेट हो जाएंगी, ठीक। देखिए आप इसे एक बार। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी से आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।